नमस्कार दर्शकों, एक मुलाकात खास व्यक्तित्व के साथ हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम में आज एक स्पेशल व्यक्तित्व ही शामिल हैं। ये हैं श्री सुरेश तंवर जी, जो फौज में रह चुके हैं और भिवानी में नगर पार्षद रह चुके हैं। समाज को लेकर, देश को लेकर, राष्ट्र को लेकर क्या सोच है और क्या ये करना चाहते हैं, क्या इनके सपने हैं, क्या इनके लक्ष्य हैं, उनके बारे में इनसे जानेंगे। सुरेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए हमें स्वीकृति दी और अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सहमत हुए। अमन जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके मेरे निवास स्थान पे आए और मेरे जैसे एक साधारण आदमी का इंटरव्यू लेने की ठानी है, तो उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सुरेश जी, जब आप नगर पार्षद थे तो उस समय आपने जो कार्य किए हैं वो आज तक लोग याद करते हैं और आपने जीवन को बड़े शान शौकत से जिया है, हमारे देश की सेवा भी की है फौज में रहकर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीवन के इस पड़ाव पर 70-71 साल की उम्र में जीवन का यदि आकलन करें तो आप क्या पाते हैं? जो आपने जीवन जिया उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा। मैंने जो है फौजी बनने का सपना बहुत बचपन में देख लिया था। मैं जब 7-8 साल का था, जब से हमारे में फौज में जाने का शौक़ था और जितने भी हमारे सहपाठी थे सभी हम, एक हमारे टेलर होते थे लक्ष्मी नारायण, लच्छी चाचे के नाम से जानते थे, तो उसका रिबन लेते थे और रोज़ाना हम अपनी चेस्ट को नापते थे, अपनी हाइट को नापते थे और फौज में जाने का जज्बा था। जितने भी हमारे उस टाइम के किसी भी जाति का जो भी आदमी हमारे साथ थे, हमारे हम उम्र थे, हम 10-11 साल की उम्र में ये करने लगे थे। और उस टाइम ज़्यादा इतने जो है स्पोर्ट्स के लिए भी जगह नहीं थी। हम इनमें वाटर वर्क्स जो होता था अपना, इस पे आकर के दंड बैठक लगाना, कसरत करना, खेल के ग्राउंड में, वेस्ट स्कूल में हमने सारे गेमों में हिस्सा लिया। लगभग एथलेटिक्स में लिया, फुटबॉल में लिया, हॉकी में लिया, क्रिकेट में लिया। लेकिन हमारा जज्बा वही था कि हम जाके फ़ौज के अंदर अच्छा नाम कमाएंगे, फ़ौज के अंदर जाएंगे और वो भी लड़ाकू फ़ौज में जाएंगे। मेरे को किस्मत से लड़ाकू फ़ौज मिली और मैं राजपूताना राइफल्स का हिस्सा बना और उसमें भी 7 राजपूताना राइफल्स, जो कि मैनामती बैटल ऑनर के नाम से जानी जाती है। बैटल ऑनर उसी को मिलता है जो लड़ाई में कोई अस्मरणीय अमन जी काम करते हैं। ठीक है। मैंने 71 की लड़ाई में आसाम के थ्रू धर्मानगर, जो अपना रेलवे स्टेशन आखिरी रेलवे स्टेशन था, उस पे जा कर के ट्रेन को छोड़ दिया और हमारा सारा ही वीक 51 आदमियों का था। हम सीधे हमने बांग्लादेश में इंटर किया, वहीं से अगरतला से होते हुए, और बांग्लादेश में हम जो है 7 राजरिफ के जाके हिस्सा बने। और उसमें मैनामती जो पहाड़ी थी एक, जो दूसरे महायुद्ध में अंग्रेज़ों से भी विजय नहीं हुई थी, उसको जो है हमारी एक बटालियन ने उसको विजय प्राप्त की और उसी के उपलक्ष्य में हमें बैटल ऑनर डे मिला मैनामती। मैनामती वह पहाड़ी है, वहाँ बांग्लादेश में आज भी है और उन पे उनका बड़ा ज़बरदस्त डिफेंस था। बारिश की तरह गोलियां आ रही थी, बम बरस रहे थे, सारे काम थे। और हमारे अब तो एक्सपायर हो गए, उस टाइम मेजर थे और बाद में कर्नल से रिटायर हुए, श्याम सिंह भाटी, जो कि जोधपुर के थे। अभी हाल के दिनों में जो है हुए, उन्होंने आरसीएल से जो है टैंक को तोड़ा। टैंक के बम्बारमेंट और बाकी फायर जो है, आरटी का सेलिंग बहुत भारी हो रहा था। उसके बीच में जो है हमारी यूनिट ने कर्नल एएस बरार, जो बाद में ब्रिगेडियर सेंटर कमांडेंट भी रहे, उनको वीर चक्रा भी मिला था। हमारे बीएस पूनिया जो पैतावास के थे, उनको भी वीर चक्रा मिला और काफ़ी सारे अवार्ड मिले। मेरी खुद की प्लाटून के जो एक सुगन सिंह थे नायक, उस टाइम नायक, हम तो सिपाही थे, नए नए 18 साल 19 साल उम्र थी, लेकिन एक नायक थे हमारे सुगन सिंह, जो सेक्शन कमांडर थे हमारे, उनको भी महावीर चक्रा से सम्मानित किया गया।
उसके बाद फौज में जो है सर्विस करते हुए सारी तरक्की सिपाही से लेके सूबेदार ऑनरी कैप्टन तक रहा मैंने सारे बॉर्डरों पे नौकरी की है। जितना भी J&K का बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, राजस्थान का बॉर्डर है, सभी सीमाओं पे मैंने देश की रक्षा की है। और मैं जो है इनमें रहा हूँ। ये डोकलाम वगैरह इस पोस्ट पे भी मैं पोस्ट कमांडर रहा अकेला। जब मैं सूबेदार ऑनरी कैप्टन बना, लेफ्टिनेंट बना था, उस टाइम मैं उधर था। बाद में मेरा प्रमोशन कैप्टन से हुआ और उसके बाद मैं 2-3 महीने के बाद रिटायर हुआ था। तो ये जो है सारी कहानी है। बड़े अच्छे जो है ना ऑपरेशन रहे, चाहे वो हम ओप पवन में श्रीलंका में रहे, चाहे सब जगह। अच्छा, इन्फेंट्री जो है ज़्यादातर सभी आदमियों को फौजी समझ लेते हैं, हमारे सिविलियन आदमी। लेकिन एक जो लड़ाकू फौज होती है वो लड़ने के लिए वही होती है, उसी को जो है ना लड़ाई करनी होती है। और उसके जो स्पोर्ट्स में होती हैं 16 सहायक जो सर्विसेज हैं, उसमें आर्मी सप्लाई कोर भी होगी, उसमें जो है AMC भी होगी, आर्मी मेडिकल कोर भी होगी, ऑर्डिनेंस कोर भी होगी, और जितनी भी कोरें हैं, इंजीनियर है, पायनियर है, इन सब का काम है, सबका सहयोग है लड़ाई में। लेकिन लड़ाकू जो फौज होती है वो इन्फेंट्री होती है और वो ही जो है ना लड़ाई लड़ती है, उसको मदद करते हैं। उन्हीं को जो है ना ऑपरेशन ऑफ वार के बारे में, उनके लड़ाइयों के बारे में सारा जो है उनको पता होता है जी। तो ऐसी तो मेरी ये फौज का जीवन रहा। और उसके आने के बाद इधर सामाजिक काम किए, और सामाजिक कामों में भी मेरा जो है ना ज़्यादातर काम। मैं यही पूछना चाहता था, ये आपका जो है सोशल जीवन यहाँ भी जो इस प्रकार से व्यतीत हो रहा है। अच्छा, सोशल जीवन में मेरा एक छोटा सा अचीवमेंट ये भी रहा कि मेरा तो क्या रहा, लोगों ने मुझे जो है ना चुनाव लड़ा दिया यहाँ एक बार 2005 में। हाँ। और मैं MC का चुनाव लड़ा 2005 से 2010 तक। हाँ। मैं MC रहा, और जैसा भी मेरे से जो कुछ काम बना, जो MC के हाथ में जो काम हैं वो रोड का बनवाने का था, उस टाइम पानी की जो सप्लाई का कुछ था, सीवरेज का था, जो जितना काम हो सकता था, बिजली का था, जो भी कुछ हुआ वो सारे काम हमने करने की कोशिश की और सरकार से भी की। क्योंकि उस टाइम सरकार भी हमारी थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने काफ़ी काम किए डेवलपमेंट का, बढ़िया काम किए। और बहुत अच्छा समय जो है ना मेरा MC के कार्यकाल में गया। और उसके बाद जब ये सरकारें सारी जो है ना बराबर अच्छी काम करने वाली होती हैं, सारी सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। ये सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने जो है ना 370 हटाई है, इसका जो है ना हम बड़ी तारीफ़ करते हैं, दिल से जो है ना कायल हैं कि ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इन्होंने जी। इसी प्रकार से एक बड़ी समस्या हमारी मंदिर वाली थी, तो मंदिर वाली भी समस्या जो है ना, बीइंग ए हिंदू जो है, तो उसमें जो है उसका भी जो है इन्होंने समाधान लगभग कर दिया है। वो बनने वाला है मंदिर, हमारा बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। रोज़ आते हैं स्टेटमेंट। तो ये चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। कुछ जो है ना ये इसमें ज़रूर हो रहा है कि ये जो सरकार है अभी, या पहले वाली सरकारों ने भी थोड़ा बहुत किया होगा, या अब ज़्यादा हो रहा है कि जो सरकारी नौकरियां थी, सरकारी जो विभाग थे, उनको धीरे धीरे प्राइवेट की तरफ दे रहे हैं। मैं अपने जीवन के जो मेरा जीवन का चार्म है, मेरे को जीवन जो अच्छा लग रहा है वो इसलिए अच्छा लग रहा है कि मैंने पहले फ़ौज में नौकरी की और आज मैं पेंशन ले रहा हूँ। तो पेंशन की जो सिक्योरिटी है ना, वो सबसे अच्छी सिक्योरिटी है अमन जी। और बहुत अच्छा मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सरकारों को जो है ना ऐसी सिक्योरिटी देनी चाहिए। हमारी सरकार भी दे रही है 2,500 रुपये बुढ़ापे के लिए उनको दे रही है, लेकिन वो बहुत कम है। मुझे जैसे अभी पेंशन के रूप में 50,000 रुपये मिल रहे हैं, तो उससे मेरे को जो है ना कभी कोई यही नहीं होता कि कोई चीज़ ख़त्म होगी तो अगले महीने जो है ना फिर मेरे को कुछ मिल जाता है। लेकिन इस सरकार ने उस पर भी कुछ कट लगाए हैं, उनको रोक दिया इंक्रीमेंट वगैरह को। इसको जो हमारे को 2 बार DA मिलता था, वो DA को भी बंद कर दिया कोरोना काल में। चलो देश के काम आ रहा है, उस काम के लिए भी है। और बाकी जो रेलवे का और जो ये कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, जैसे इनको बैंकों को भी बंद कर रहे हैं, इनको भी कम करते जा रहे हैं, और स्कूलों को भी बंद कर रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें, सरकारी चीज़ें जो है ना वो बंद नहीं होनी चाहिए। सरकार ने बना दिए, ऐसे चलते रहने चाहिए।
ये सही है। मोदी जी कहते हैं भाई सरकार जो है आईएएस अफसर हैं वो जो है फैक्ट्रियां चलाने के लिए नहीं है। फैक्ट्रियां तो पहले से ही चल रही हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर लगाना होता है, अपना काम जो है ना वो उसी तरीके से चल रहा है, उद्योगों का, सारी चीज़ों का। ऐसा मेरा मानना है। और मेरा अब जो है ना किसी चीज़ से, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, ना सरकारों से चाहिए ना कुछ चाहिए। मेरा सब कुछ जो है ना भगवान ने खूब दिया है, खूब साथ दिया है। और भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने जब मैं एमसी था उस टाइम भी और अभी भी कभी भी मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मेरे को आधी रात में काम आते हैं। मैं उनके सामाजिक तौर पे मैं आज भी उनके साथ ही हूँ। लेकिन राजनीति ना तो हमारी पहले थी ना कुछ था अमन जी, हम तो जो है ना सामाजिक से कार्यकर्ता थे। और जैसा भी मैं एक आम फौजी था वैसा जो है ना जैसा था वैसा उन्होंने स्वीकार कर लिया और मेरे को भी वो वैसे के वैसे ही पसंद थे, उसी तरीके से तरह। अब मेरा जीवन ऐसा है, मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए भाई देश की भावना तो ज़रूर मेरे दिल में है, क्योंकि हमने राष्ट्रीयता जो है हमेशा से देखी है। 16-17 साल की उम्र में जब से फौज में गए उससे डिसिप्लिन सीखा और सारे काम हुए हैं। तो ये ज़रूर है कि ये जो है ना एक बार ये जज्बा जो है ज़रूर है। और बाकी आध्यात्मिक जीवन जीने का विचार है, किसी किस्म का चुनाव से भी नहीं है मेरा अब कोई किसी लेना देना। कई जो है कहते हैं आपका कार्यकाल अच्छा है, वैसा रहा वैसा रहा, जैसा रहा वैसा भाई बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने साथ दिया। लेकिन अब मैं आगे जो है ना मेरा कोई विचार नहीं है चुनाव लड़ने का, ना मेरा कोई इसमें है। मैं सामाजिक कामों में या निस्वार्थ भावना से देश की सेवा कर सकूं, ऐसी मेरी आत्मा ज़रूर है। आप जैसे भाई जो है ना ऐसे आ जाते हैं तो ये YouTube पे भी आ जाएगा ये प्रोग्राम आपका, तो आपका भी धन्यवाद। ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए तो बहुत अच्छा। सुरेश जी, आपने तो एक फौजी के रूप में और एक सोशल वर्कर के रूप में अपने जीवन को जिया है। आप यदि हमारी सरकार को कुछ कहना चाहें, कोई सुझाव देना चाहें, कोई बात कहना चाहें, तो हमारे इस कार्यक्रम में आपके विचारों का स्वागत है। धन्यवाद अमन जी। मैं एक बात, एक सुझाव जो है मैंने पहले भी लिखा है, मुख्यमंत्री को भी लिखा है, कई बार मैंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी को जो लिखा था ना वो मैंने ये जो अपनी गांव में CSC और ये जो हेल्थ के लिए जो बना रखी हैं इनके लिए लिखा था कि बिल्डिंग बड़ी अच्छी बना रखी हैं, सारी बिल्डिंगें, चाहे शहर की हमारी जो बना रखी है, हमारे सेक्टर में भी बनी हुई है एक PHC, और शहरी जो है ना 3-4 होगी PHC, और गाँव में भी बनी हुई है। उन सारी PHCओं में सिर्फ थोड़ी सी कमी के कारण से वो बिल्डिंगें जर्जर होगी। करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की जो है ना बिल्डिंग बनी हुई थी, लेकिन उसमें एक तो पैड़ा नहीं है। पैड़ा नहीं होने के कारण से डॉक्टर या कोई भी स्टाफ ऊपर छत पे जाके नहीं देख सकता, और छतें जो है ना अंदर पानी भरे रहे, उनका पानी उतरा नहीं बरसातों में, इस वजह से उनकी बिल्डिंग जल्दी गिर गई। एक बात तो ये, और दूसरा एक जो है ना कोई चौकीदार नहीं होने की वजह से उनके सारे शीशे तोड़ देते हैं, सारी बिल्डिंग जो है ना जर्जर हो जाती है। तो मेरा ये सुझाव ज़रूर है सरकार से, सरकार पक्का कर्मचारी नहीं लगा सकती या नहीं भर्ती कर सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन DC रेट पे 5,000 से लेकर 6,000 रुपये तक जिसको रहने की जगह भी मिले वो चौकीदारा भी करे, और एक पैड़े वाला। 2 सुझाव मेरे जो है ना ये हरियाणा सरकार से हैं कि जितनी भी आपने बिल्डिंग बनाई हैं उन बिल्डिंगों में चढ़ने के लिए पैड़ा होना चाहिए, ना कि सीढ़ी से चढ़े लोग या वैसे और कोई तरीके से चढ़े। और दूसरा एक चौकीदार की व्यवस्था ज़रूर रखें जो सफाई कर्मचारी का काम भी करे, चौकीदार भी हो, और वो रखने के लिए आप DC रेट पर रख सकते हैं या और कोई किसी ठेका प्रथा से कैसे भी रख के हर एक पर कोई जिम्मेवारी ज़रूर लगानी चाहिए। इतनी बड़ी बिल्डिंग हमारी बेकार जाती हैं। दूसरा मेरा एक फ़ौज के बारे में ये सुझाव है कि फ़ौज की ECHS के लिए हमारे को हरियाणा में कुछ नहीं करना, सिर्फ हरियाणा में, ये भारत सरकार से भी है और हरियाणा सरकार से भी मेरी मांग है कि ECHS के लिए जो पैनल के हॉस्पिटल बना रखे हैं आपने बहुत अच्छा कर रखा है और फौजियों का जीवन सुरक्षित कर दिया, इसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। लेकिन इसका मिसयूज़ बहुत हो रहा है, और हमारे जो फौजी जो बैकग्राउंड है, जो फौजी जो जिससे ज़्यादा आते हैं वो ज़िले हमारे ज़्यादातर जो है ना भिवानी से, चरखी दादरी से, महेंद्रगढ़ से, रेवाड़ी से या रोहतक से हैं। इन 5 ज़िलों में ज़्यादा हैं, और दूसरे ज़िलों में भी हैं फौजी, लेकिन वो कम हैं। इन 5 ज़िलों में कम से कम
2 या 3 अगर सैनिक हॉस्पिटल, ये ECHS की जो चीज़ों को संभालने वाले मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अगर बना दिए जाएं तो सरकार का बहुत बजट बचेगा। इस बजट का मिसयूज भी हो रहा है और फौजियों को भी पूरा फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। ये मेरा जो है ना एक निवेदन है कि इस पर ज़रूर सोच विचार करें। इसके लिए बजट एक बार खर्च करना है, फिर वो बिल्डिंग तो एक बार बन के तैयार हो जाएगी। हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहे यही रखो या स्पेशलिस्ट रखो, जैसे भी रखोगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर रखोगे तो उससे जो है ना फौजियों की बहुत मदद होगी। एक ये है। कैंटीन के बारे में, कैंटीन का जो फ़ायदा दे रहे हो आप, तो जैसे जो है ना मोदी सरकार ने पैसे कैश दिया है, जैसे राशन के बारे में और जो चीज़ों में दिया है, वैसे ही जो हमारी को कैश कैंटीन फैसिलिटी मिल रही है उसकी सब्सिडी हमारे पैसे हमारे अकाउंट में डाल दी जाए। इसका भी मिसयूज़ हो रहा है ज़्यादातर। अब कर दिया तो उससे परेशानी बढ़ रही है। तो इसलिए जो आपको फौजियों को देना है सरकारी राशन, या सरकार जो है ये कॉस्मेटिक्स पे और पे कम रेट पे हमारे को देते है, टैक्स फ्री देती है, उस टैक्स फ्री का अंदाज़ा लगा करके कि एक आदमी की जैसे हमारी बनी हुई है कि जवान की कितनी है, JCOs की कितनी है और ऑफिसर्स की कितनी है, उसके हिसाब से हमें जो कोई पैसा मिले, कैश अवार्ड मिल जाए, वो हम इजी डे से लें, विशाल मेगा मार्ट से लें, कहीं से खरीदें, बाज़ार से कहीं भी खरीद लें। और ये कैंटीनों वाला फंडा जो है ना ये ख़त्म होना चाहिए। ये कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। इससे जो है ना काफ़ी करप्शन भी होता है जगह जगह, कभी लिक्कर पे, कभी कैंटीनों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहता है। तो इसको इस तरीके से मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये कैश अवार्ड अगर कर दे तो सब तो सैनिकों को मिलेगा और ये कैंटीन की फैसिलिटी का फ़ायदा मिल जाएगा और वो अपना पैसों से जहाँ मर्जी आए, जो डेट का, जो अच्छी डेट का, लेटेस्ट डेट का ले सकता है। इसी प्रकार से सोल्जर बोर्ड की जो सुविधा दे रखी है, सोल्जर बोर्ड में सेक्रेटरी बिठा दिए, सारे बिठा दिए। तो हमारी सरकार से एक निवेदन ज़रूर है, हमने एक मंच भी बनाया है इसके लिए। कुछ फौजी संगठन में जो है ना 50 से आए भी हैं हमारे संपर्क में। तो हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि हमारे जो अफसर साहिबान हैं बड़े काबिल हैं, बड़े अच्छे हैं और उनको फ़ौज में भी जो है ना कमांड करने का ही मौका मिला, सारी चीज़ें मिल गई। लेकिन ECHS में जो भी इंचार्ज लगेगा वो ऑफिसर ही लगेगा। इसी प्रकार से CSD कैंटीन में जो भी मैनेजर लगेगा वो ऑफिसर ही लगेगा। सोल्जर बोर्ड में जो भी सेक्रेटरी लगेगा वो ऑफिसर ही लगेगा। आज क्वालिफिकेशन का ज़माना है। सरकार को इस पर विचार करके और हमारे जवान से लेके, सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक, ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार मेजर तक और सिपाही से लेके सूबेदार तक मैं ये रिकमेंड ज़रूर कर रहा हूँ। मेरी तरफ से, मेरी आत्मा में ये है कि इनमें से किसी का सिलेक्शन करो। उसकी एजुकेशन देखो, आपने ग्रेजुएट लेना है, पोस्ट ग्रेजुएट लेना है या जो भी कोई लेना है, वो उस हिसाब से ले करके और इन जगहों पर, इन तीनों पर ECHS का भी जो इंचार्ज है उसको भी और CSD कैंटीन का भी, सोल्जर बोर्ड का भी, तीनों जगह पर ये जो है सिपाही से और सूबेदार मेजर तक की हमारी मांग है कि इनको ही रखा जाए। इन पदों पर एक्स जो रिटायर्ड हैं उनको रखा जाए। ये हमारी सरकार से निवेदन है। अगर मानते हैं या उनके सूट आती है, देख के विचार करके जैसा भी वो करना चाहें वो कर सकते हैं। आपका अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। शुक्रिया। मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि एक रिटायर फौजी के रूप में और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सुरेश तंवर जी भिवानी के अंदर बड़े सम्मान से, बड़े ही सम्मानपूर्वक जाने जाते हैं। कभी भी कोई भी यदि ऐसा व्यक्ति इनके पास आता है जो ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरत को पूरा करना ये अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं। सुरेश जी, आपने समय दिया, अपनी बात हमारे दर्शकों के समक्ष रखी, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। दर्शकों, एक मुलाकात खास व्यक्तित्व के साथ इस कार्यक्रम में एक और हस्ती के साथ मैं फिर पेश होऊंगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।